Welcome to the platform of Biology World. This is me Shiraz Ali Sayyed, the creator of channel. Welcome to the Accelerate series. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ अवर Accelerate series, where we are going to discuss the fluid mosaic model. वीडियो को आगे से बढ़ाने से पहले यार आप लोगों को ये बता दूं, this is the series where we are going to accelerate our knowledge with our marks. क्योंकि यार इस सीरीज में जो टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो एग्जाम में मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू आई मीन बाय नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू? एग्जाम में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है, और वो आप डिस्क्राइब तभी कर पाएंगे जब आप उस क्वेश्चन के ऊपर, उस क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट की थ्योरी है उसको अच्छे से समझ पाएं. अगर मैं बात करूँ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की, ये आपका कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये बेस्ड है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लेकिन स्टूडेंट को ये काफ़ी बार टफ लगता है ड्यू टू द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के समझाया गया है, बट हियर एट बायोलॉजी वर्ल्ड आवर पर्पस इज टू मेक यू लव बायोलॉजी एंड मेक बायोलॉजी इजी फॉर यू. सो विदाउट एनी ड्यू यार आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं हम. और चलिए तो यार अगर मैं बात करूं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की, तो ये हम रिलेट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से. और सेल मेम्ब्रेन आपको सभी को पता है किसी पर्टिकुलर सेल के सराउंडिंग में एक वॉल होती है. वो ये एनिमल में भी प्रेजेंट होती है, ये प्लांट में भी प्रेजेंट होती है, और प्लांट में एक एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल. ठीक है, तो ये बेसिक्स बातें हमको पता है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है. जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है वो दरअसल आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन को समझाता है, उसके नेचर को समझाता है. तो कुछ बेसिक बातें आप लोगों को मैंने पहले बता दिया ताकि एक मीडियम आपको मिले और आप अच्छे से समझ पाएं. अब यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपनी नोटबुक्स खोल लें, रफ नोटबुक, आप पेन ले लें. जो पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप अच्छे से उनको नोटिस करें और अपने नोटबुक पे उनको सेंटेंस बना के लिखें. तो मैं बात करूं अगर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की, तो जैसा मैंने कहा द मॉडल इज बेस्ड ऑन सेल मेम्ब्रेन, और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दोनों एक ही टर्म है, मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज होता है. और ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है, आप बोल सकते हैं नेचर एंड स्ट्रक्चर. आप सिर्फ नेचर भी मेंशन कर सकते हैं, नेचर एंड फंक्शनिंग आप लिख दीजिए. सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये हो गया. नाउ अब the detailed structure of the cell membrane was only possible after the invention of electron microscope in 1950s. Till then, scientists used chemical and biochemical studies and investigation, especially on the human red blood cell, to possibly deduce the structure of cell membrane. ये जो कुछ लाइंस मैंने बोली है एज सच स्टेट है आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पेज नंबर 131 सेल मेम्ब्रेन के कॉलम में. ऑलराइट, तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो हमको पता चला आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि था आफ्टर 1950s. क्योंकि 1950s का ये एक पीरियड था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनना शुरू हुए थे. उससे पहले साइंटिस्ट ने, क्योंकि पढ़ाई तो हम रोक नहीं सकते, वी हैव टू डिस्कवर, तो उन्होंने केमिकल स्टडीज़, बायोकेमिकल स्टडीज़ को परफॉर्म किया और टू नो द पॉसिबल स्ट्रक्चर, और उन्होंने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर दुनिया के सामने पेश किया. तो ये लाइन आप सबसे पहले समझ लीजिए, इसको आप सेंटेंस बना के लिख लीजिएगा. मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको सब सेंटेंस बना के लेके चलूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपके लिए सेंटेंस बनाना ईजी रहेगा. आई होप आप सेंटेंस बना रहे होंगे. तो ये आप इनको पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं.
पहला पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट, एज सच एनसीईआरटी मेंशन, तो आप बोल सकते हैं दैट डिटेल was possible after 1950s because after 1950s इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। इसके साथ हम बोलते हैं इससे पहले बिफोर दैट, या फिर आप बोल दीजिए टिल देन, आपके जो साइंटिस्ट हैं दे परफॉर्म केमिकल स्टडीज। आगे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन आल्सो रिवील, केमिकल स्टडी एंड बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। फर्क समझेंगे दोनों में क्या है स्टूडेंट्स? दोनों में फर्क कुछ नहीं है, केमिकल और बायोकेमिकल वैसे सेम ही चीज है, दोनों ही स्टडीज है। और मैं बोलूँगा बायोकेमिकल शब्द यूज करें। केमिकल रिएक्शन, केमिकल के रिएक्शन के ऊपर जो स्टडी है, बायो मीन्स लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिकल स्टडी करना। और अगर आप देखें एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है दैट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट परफॉर्म केमिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन आरबीसीज। तो ह्यूमन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके ऊपर, उनके आरबीसी के ऊपर केमिकल स्टडी की गई। तो मैं बोलूँगा ये ज़्यादा सुटेबल है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में अलग अलग पार्ट है तो हम अलग अलग देखते हैं। आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना केमिकल और बायोकेमिकल क्या है, दोनों सेम ही है। आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं केमिकल स्टडीज, या आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अगर मैं देखूँ कि इन केमिकल स्टडीज ने क्या रिवील किया, इसी के बाद मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करूंगा और जैसे जैसे पॉइंट में यहाँ बताता जाऊंगा सेल मेम्ब्रेन में वो स्ट्रक्चर मैं बनाता जाऊंगा। इससे आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ दैट दीज केमिकल स्टडीज रिवील दैट, क्या बातें रिवील की इन्होंने, दैट the major constituent of cell membrane is by lipid and protein। यानी सेल मेम्ब्रेन में मेजोरिटी अगर हम कंस्टिट्यूएंट का या कॉम्पोजिशन का बात करें तो होता है ज्यादातर उसमें लिपिड एंड प्रोटीन, एंड अमाउंट द लिपिड द मेजर इज फोस्फोलिपिड। याद रखते जाइए जो ये पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, एंड द मेजर इज फॉस्फोलिपिड। और ये जो फॉस्फोलिपिड हैं ये अरेंज होते हैं बाइलेयर में विथ पोलर हेड आउटसाइड एंड नॉन पोलर टेल इनसाइड। देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं आपको समझाता हूं। हम बोल रहे हैं दैट दीज केमिकल स्टडीज रिवील्ड दैट द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड एंड प्रोटीन। और लिपिड में भी मेजर लिपिड है आपका फोस्फोलिपिड, ये याद रखना है। मेजर लिपिड है फोस्फोलिपिड, यही याद रखना है आपको। और ये जो फोस्फोलिपिड है ये सेल मेम्ब्रेन में अरेंज होता है बाइलेयर में। बाइलेयर मतलब दो लेयर में, कैसे, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। तो ये जो आपका फोस्फोलिपिड है ये बाइलेयर में अरेंज होता है। और जो फोस्फोलिपिड के जो फोस्फोलिपिड लेयर के जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, उनका पोलर हेड तो आउटसाइड लाई करता है और नॉन पोलर टेल इनसाइड लाई करता है। अच्छा इसको देखिएगा, पोलर का क्या मतलब होता है, चार्ज। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि पोलर बॉडी हम उसको कहते हैं एक चार्ज बॉडी को, और आपका जो नॉन पोलर है अनचार्ज बॉडी को कहते हैं। तो ये आपका जो पोलर है ना, इसको ये चार्ज होता है और ये नॉन चार्ज होता है। आगे किसी चीज से इसको मैं रिलेट करूंगा, इसलिए आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अब मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा जो एक्सप्लेन कर रहा है इन सेंटेंस को, ताकि आपको एक क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
शायद स्टूडेंट कर लिया होगा। देखिए, तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने जो रिवील किया दैट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अरेंज होता है। तो ये आपके मैं यहाँ फॉस्फोलिपिड की लेयर बना रहा हूँ जिसमें आपको फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल दिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये फॉस्फोलिपिड की दो लेयर हो गई, पहली लेयर दूसरी लेयर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, और ईच फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है इसमें ये इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आपस में मिलकर इन्होंने क्या बनाया, एक लेयर बना ली, और दो है तो इसलिए बाई लेयर। अब देखिए, हम बोल रहे हैं जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है उसमें जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, पोलर हेड तो आउटसाइड लाई कर रहा है और नॉन पोलर टेल इनसाइड लाई कर रहा है। तो मैं एक आपकी ये जो है आपका जो क्या है, क्या था ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो ये तो हो गया आपका फॉस्फोलिपिड का हेड, और ये हो गया बेटा आपका फॉस्फोलिपिड का टेल। और हेड मैंने आपको बताया कैसा होता है, पोलर होता है। ये कैसा होता है, नॉन पोलर होती है। पोलर होती है, चार्ज होती है, अट्रैक्ट की एबिलिटी होगी। तो यहां से आप रिलेट करिए कि ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, बाकी ये फैक्ट असली है। ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि चार्ज है तो चार्ज में तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो यहाँ अट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। और नॉन पोलर में इसका अपोजिट कर लीजिए, हाइड्रोफिलिक का आपका हो जाएगा हाइड्रोफोबिक, पानी का दर। तो जो टेल होती है उसको एक्वस एनवायरनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आता, और ये प्रोटेक्शन भी करती है। अगर पानी इनसाइड आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये बात होगी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझ लीजिए। हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंस्टिट्यूएंट है लिपिड और प्रोटीन। लिपिड में फॉस्फोलिपिड मेजर है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अरेंज्ड है। इन बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड में जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो लाई करता है इन सच ए मैनर दैट द पोलर हेड और हाइड्रोफिलिक हेड और सिंपली हेड लाइज करता है आउटसाइड, और जो आपकी नॉन पोलर टेल, हाइड्रोफोबिक टेल या टेल, वो लाइज करती है इंटरनल, ठीक है। ये तीनों शब्द याद रखने हैं, आपको काम आ सकते हैं ना। अगर भूल रहे हैं तो ये तो बिल्कुल मत भूलना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट लगाने में काम आएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। एक्वस एनवायरनमेंट सारा बाहर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, पानी को ये एंजॉय करते हैं। ये आपके हाइड्रोफोबिक है तो यहाँ पानी कभी भी नहीं आ सकता है स्टूडेंट। आई होप दिस क्लियर योर कॉन्सेप्ट बेसिक से काफी। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे लिपिड की। अब हमने यहाँ प्रोटीन मेंशन किया है, तो प्रोटीन देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। द फर्स्ट प्रोटीन इज द पेरिफेरल, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। द अनदर वन इज इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं जो प्रोटीन है वो दो तरह के हैं। एक्सटर्नल जो बाहर है उसको हम एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं। मेजरली आपके एनसीईआरटी में जैसे मेंशन है पेरिफेरल, पेरिफेरल लाई करता है पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर इंटरनल और इंट्रिंसिक
तो इंट्रिंसिक तो वहाँ दिया हुआ नहीं है, इंटरनल, इंट्रिंसिक, या फिर आप बोलिए इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन, लेकिन इनके लोकेशन के हिसाब से आप ये भी बोल सकते हैं। पेरिफेरल बाहर होता है तो आप उसको एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक बोल सकते हैं, इंटीग्रल अंदर होता है तो आप उसको इंटरनल इंट्रिंसिक कह सकते हैं। अब मैं आपको आपका ये प्रोटीन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा पेरिफेरी वाला पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ठीक है। ऊपर भी बना देते हैं, ऊपर भी बना देते हैं। ये आपका हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, और ये आपका हो गया इंटीग्रल प्रोटीन। ये एम्बेडेड होता है इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल के इनसाइड में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ भूल रहा हूँ, इस लाइन को आप याद रखिएगा, सेंटेंस बना के नोट ऊपर लगा के लिखिएगा। दैट ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन द प्रोटीन इज क्लासिफाइड इनटू पेरिफेरल एंड इंटीग्रल। मतलब एक्सट्रैक्शन करने के ईज में, मतलब कौन इजीली एक्सट्रैक्ट होता है, उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने प्रोटीन को पेरिफेरल में और इंटीग्रल में क्लासिफाई किया है। तो आपका जो पेरिफेरल है वो आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर है। इंटीग्रल आपका एम्बेडेड है तो मुश्किल से होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है। ये मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें सब लिखनी है हमको। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो हमने अभी तक देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर होने से पहले साइंटिस्ट ने केमिकल स्टडीज की, और केमिकल स्टडीज ने ये सब रिवील किया। एक पॉइंट फिर से यहाँ मैं लिखना भूल गया, केमिकल स्टडीज की गई थी आपकी ह्यूमन की, स्पेशली ऑन ह्यूमन रेड ब्लड सेल, मेंशन इन एनसीईआरटी, वेरी फेमस। द केमिकल स्टडीज आर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन आरबीसी, और उसने ये चीज़ें रिलीज की। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि जो आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल मिलेंगे। गैप मैंने इसलिए छोड़े थे कवर करने के लिए, इनका फंक्शन आपको यहाँ समझाऊंगा, आगे भी समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके हो गए कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की मॉलिक्यूल, ठीक है। इनका बेसिक फंक्शन आप याद रखिए, ये लिपिड बाइलेयर के लिपिड मॉलिक्यूल को अरेंज करके रखते हैं, इकट्ठे में रखते हैं, एक साथ रखते हैं, ठीक है, प्रॉपर मैनर में रखते हैं। तो ये इनका फंक्शन हो गया। अब देखिए, इस सेंटेंस के बाद, केमिकल स्टडी के सेंटेंस के बाद आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है, फर्दरमोर द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील, क्या रिवील किया? 2 पॉइंट। द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूं, रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो हैज लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड आपको पता ही है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये आप स्टूडेंट एक बार देख लेना, ये लिपिड या प्रोटीन, मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज फील कर रहा हूँ। आई गेस लिपिड ही होना चाहिए या प्रोटीन है, खैर आप देख लेना, अभी मैं बुक खोलूंगा तो फिर से टाइम लगेगा। तो पहली बात इसने कही है आपकी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में, दैट सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो लिपिड तो हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सेकेंड पॉइंट जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया वो ये है, दैट रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है वो वेरी करता है इन डिफरेंट सेल टाइप, ठीक है। डिफरेंट सेल टाइप में आपका लिपिड एंड प्रोटीन का रेशियो वेरी करता है। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है, इन ह्यूमन इरेथ्रोसाइट, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन इरेथ्रोसाइट। एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट, मार्कर चेंज कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हम बोल रहे हैं ह्यूमन इरेथ्रोसाइट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, तो ये है आपका 52%, और कॉम्पोजिशन ऑफ लिपिड ये है आपका 40%, टुगेदर हो गया 92%।
बाकी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ओके, मैं कुछ चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी इंटरप्शंस के लिए। गलत पढ़ाने से बेहतर है ना कि मैं यहाँ देख ही लूँ। हाँ, तो ये स्टूडेंट आप करेक्शन कर लीजिए, कहाँ गया वो। आपके एनसीईआरटी में लिखा है दैट इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ वो एक ही पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन तो वैसे भी अपन ने पढ़ लिए, लेकिन कोई नहीं, सही कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इन्होंने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में रिवील किया। प्रॉपर नोट कर लीजिए और फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। कर लिया होगा। अब आपको समझाना है मुझे फाइनली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा स्टूडेंट, जब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप आधा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझ चुके हैं। बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको 2-3 लाइनें समझनी है, और उन 2-3 लाइनों को समझने के लिए आपको ये सारा फिनोमेना समझना पड़ेगा। ये आप समझेंगे तभी वो 2-3 लाइनें समझ में आएंगी। तो ये सब आपने समझ लिया है। अब आपको मैं बताता हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्टेट क्या करता है। तो इसको मैं यहाँ रब कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये स्टेट करता है The quasi-fluid nature of lipid bilayer enables the lateral movement of protein। बस ये इतना ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका इतना ही मेंशन करता है। कुछ बेसिक बातें बताना मिल गया। ये जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये गिवन था बाय टू साइंटिस्ट, वन इज सिंगर एंड अदर इज निकोलसन, एंड इट वाज गिवन इन द ईयर 1972। approximately 22 years after, 22 साल बाद आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका 1950s में अप्रोक्सीमेटली बनना शुरू हो गए थे। So the fluid mosaic model is given by Singer and Nicholson in the year 1972, which states that the quasi-fluid nature of the lipid bilayer enables the lateral movement of protein। देखिए quasi-fluid nature, यादें जो ये लिपिड बाइलेयर है ये क्या शो करती है, क्वाजी फ्लूइड नेचर शो करती है। और ये जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है ये क्या करता है, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट इनेबल करता है। इससे पहले एक बात और समझिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक हो गया आपका मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हो गया ना भाई, फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में सब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ही तो है। फ्लूइड मतलब फ्लूइड, फ्लूइड नेचर, फ्लूइड नेचर, फ्लूइड नेचर, फ्लूइड नेचर। अब समझिए, इसको वापस समझिए। द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड बाइलेयर, इन लिपिड बाइलेयर की जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है वो इनेबल करती है लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन।
तो यहां से डियर स्टूडेंट हम फाइनली कंक्लूड करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर का नेचर क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइडिक नेचर होता है इनका। और इसके साथ ही एनसीईआरटी में वह मेंशन है दिस मूवमेंट और दिस नेचर ऑफ फ्लूइडिटी, दिस नेचर ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड इन ये जो मूवमेंट है फ्लूइड का, ये जो नेचर है फ्लूइड का, इसको आप मेजर करते हैं फ्लूइडिटी में। किसी सब्सटेंस का फ्लूइड नेचर आपको मेजर करना है तो आप वो करते हैं फ्लूइडिटी में। जैसे लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर में करते हैं, जैसे वेट को केजीज में पाउंड्स में करते हैं, उसी तरह फ्लूइड के नेचर को आप फ्लूइडिटी में मेंशन करते हैं, मेजर करते हैं। और यहां से हमने स्टूडेंट क्या कंक्लूड किया? वेरी गुड, वी कंक्लूडेड दैट द सेल मेम्ब्रेन ओवरऑल हैज अ फ्लूइड नेचर and this quasi-fluid nature enables the lateral movement of protein in the overall lipid bilayer. lateral movement मतलब प्रोटीन इस पे पूरा ऐसे laterally फ्लो कर लेता है आराम से। क्यों कर लेता है? क्योंकि नेचर कैसा है, quasi-fluid। क्या कंक्लूड किया? ओवरऑल वी हैव कंक्लूडेड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ फ्लूइड नेचर। बस अब यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी आपकी। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होगी, तो बस ये खत्म हुआ आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब कुछ बेसिक बातें करनी है। आपके एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ खत्म होते ही पेज नंबर 132 में आपका सेकंड पैराग्राफ अप्रॉक्सीमेटली बताया हुआ है दैट दिस फ्लूइडिटी और द क्वाजी फ्लूइड नेचर इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, कुछ टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। हम बोल रहे हैं दिस क्वाजी फ्लूइड नेचर, समझिएगा भाई, इसको गौर से समझिएगा। ये जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है? पहला, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, इंटरसेल्युलर जंक्शन। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फ्लूइड, क्वाजी फ्लूइड नेचर इंपॉर्टेंट है। अब वैसे सिक्रीशन होगा तो ऑब्वियसली बात है फ्लूइड, भाई केमिकल का या कुछ भी हो, सिक्रीशन हो रहा है तो उनका नेचर फ्लूइड ही होगा ना, तो उस टर्म से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इंटरसेल्युलर जंक्शन आपको समझ में आएगा जब मैं आगे आपको एडिशनल पॉइंट बताऊंगा ना, तब इस पॉइंट को मैं कंक्लूड करूंगा। अच्छा देखिए, द क्वाजी फ्लूइड नेचर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल ग्रोथ। कैसे? ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, हमने कंक्लूड किया ये कैसी है स्टूडेंट्स, फ्लूइड नेचर की। अब जरा सोचिए ये फ्लूइड नेचर की नहीं होते हुए रिजिड होती तो क्या ग्रोथ हो पाती है इसमें? भाई ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन से तो होती है। और अगर रिजिड है तो सेल डिवीजन कैसे होगा? टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का है, फ्लेक्सिबल है, तो ग्रोथ भी इसमें अच्छे से हो रही है और आपका सेल डिवीजन है वो भी अच्छे से हो रहा है। और क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है फ्लूइड नेचर की वजह से, तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट कर सकते हैं, वो है आपका फेगोसाइटोसिस। भाई सेल मेम्ब्रेन की देखिए, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके बाद कुछ ऐसे बड़े मॉलिक्यूल हैं जो इंटर नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन के बाद, तो ये क्या करती है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसे एक वेसिकल बना लेती है, बाकी तरफ कंटिन्यू रहती है, यहाँ एक वेसिकल बना लिया। अब यहाँ केमिकल सिक्रीट करेगी और इनको ब्रेक कर लेगी, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल स्मॉल में ब्रेक होकर इंटर आ जाएगा, जिसको हम वेसिकल कहते हैं। ये जो राउंड स्ट्रक्चर बना है इसको हम वेसिकल बोलते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ, दैट द क्वाजी फ्लूइड नेचर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फेगोसाइटोसिस। भाई अगर ये फ्लूइड
क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तभी तो ये वेसिकल बनी। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये फ्लूइड नेचर की है। अब ये फ्लूइड नेचर भी नहीं होती तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती। अब रिजिड होती तो ये वेसिकल बना पाती? नहीं बना पाती, तो फेगोसाइटोसिस नहीं होता। इसी तरह सेल ग्रोथ नहीं हो पाता, इसी तरह सेल डिवीजन नहीं हो पाता। ठीक है, सिक्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्रेशन अपने आप में एक फ्लूइड हो गया। और इंटरसेलुलर जंक्शन, अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। याद करने के मैंने ये काफ़ी स्टेप्स आपको मैंने डिटेल में समझाए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए वीडियो को बैक लेके। ये जो है ना इंटरसेलुलर जंक्शन, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी एक एग्जांपल देके। तो ये हो गया आपका क्वाजी, आपका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में जो ये जो क्वाजी फ्लूइड नेचर हमने पढ़ा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्लियर? अब आप इस सबको नोट कर लीजिए। मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरा ऑन भी है या ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। नोट कर लिया होगा, करो रब। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, सॉरी ऑफ आवर पार्ट 2 ऑफ एक्सेलरेट सीरीज, टॉपिक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। चैप्टर तो बड़ा है, जो हम पहले वैसे भी डिस्कस कर चुके। हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्वाजी फ्लूइड नेचर या फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को की फ्लूइड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो स्टूडेंट पहला फैक्टर आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर। देखिए अच्छा स्टूडेंट, देखिए बात को समझिएगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, जब टेम्परेचर कम होगा सर्दियों में, तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कैसा होगा? रिजिड होगा। रिजिड होगा तो आपके बाय मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, और पास जब ये आएंगे बाय मॉलिक्यूल तो स्पेस बहुत कम हो जाएगी, माइन्यूट पार्टिकल पास ही नहीं कर पाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और इसी तरह जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये थोड़ा मेल्ट होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल मेल्ट होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब लार्ज मॉलिक्यूल, अनवांटेड मॉलिक्यूल भी पास कर रहे होंगे ना। तो यहाँ ड्यू टू टेम्परेचर आपका जो सेल मेम्ब्रेन का ये जो ओवरऑल फ्लूइड नेचर है ये अफेक्ट हुआ, या बोल दीजिए सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग भी अफेक्ट हुई फ्लूइड के साथ, फ्लूइडिक के साथ। ठीक है, अनदर फैक्टर अगर हम बात करें लेंथ ऑफ नॉन पोलर टेल कैसे अफेक्ट करती है? देखिए, मोर द लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस फ्लूइडिक नेचर। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी नॉन पोलर टेल की, उतना कम सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल फ्लूइड नेचर शो करेगी। कैसे, आइए समझते हैं। तो ये है आपकी नॉन पोलर टेल। अब इन नॉन पोलर टेल में स्टूडेंट देखना, आपस में एक सेल इंटरेक्शन होता है, इंटरसेल्युलर जंक्शंस होते हैं इनमें। रबनी की असली आ गया ना, इंटरसेल्युलर जंक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वो कोलेस्ट्रॉल भी आपको मैंने बोला था अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वो यहाँ की टेम्परेचर में आ गया। देखिए अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनाए हैं, तो ये जो नॉन पोलर टेल है इनके बीच में इंटरसेल्युलर जंक्शन है। ठीक है, जो इनको आपस में पास पे रखती है। कम सरफेस है तो कम अमाउंट नंबर्स ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन है। अब ये जैसे जैसे ये सरफेस ज़्यादा होता रहेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे इंटरसेल्युलर जंक्शन बढ़ते जाएंगे। अब जैसे जैसे भाई जी इंटरसेल्युलर जंक्शन बढ़ते जाएंगे
तो मॉलिक्यूल पास आते जाएंगे मतलब सॉलिड वाले फॉर्म में आ रहे हैं। याद करिए सॉलिड में क्या था, सेल्स पार्टिकल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, जो क्या बनाता है सब्सटेंस को, रिजिड बनाता है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जैसे जैसे इंटरसेल्युलर जंक्शन इनमें बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, क्लोजर ये आते जाएंगे, वैसे वैसे ये रिजिड बनते जाएंगे। पार्टिकल पास में आ रहे हैं तो रिजिड बनते जाएंगे, और रिजिड बन गए तो स्टूडेंट अपने आप में इन्होंने अपना फ्लूइड नेचर को लॉस कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन्होंने अपने फ्लूइड नेचर को लॉस कर दिया ड्यू टू इंटरसेल्युलर जंक्शन। So these are the factors which are affecting the fluid nature or of the cell membrane or the structure of the cell membrane. The main point मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया डिटेल में। टेम्परेचर से आपने कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से समझा और कोलेस्ट्रॉल का कुछ आपको याद भी रहेगा, और इस पॉइंट से लेंथ ऑफ नॉन वोलेटाइल से आपको मैंने इंटरसेल्युलर जंक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज पार्ट 2 में हमने पूरा कंप्लीट किया हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब अगर एग्जाम में अगर आपने वीडियो ध्यान से देखिए, आप इसको फिर से प्ले मल्टीपल टाइम्स करके देख लीजिएगा। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया इस बार, लेकिन इट्स ओके, आपके बेनिफिट के लिए है। आप प्ले करके देखिएगा, इसको नोट्स और बना लीजिएगा अच्छे से। तो आपको अगर यहाँ से कोई भी डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कोई रोक नहीं सकता। फर्दर मोर अगर कोई क्वेश्चन ना आए, इन केस आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ना आए तो ये नॉलेज आपके पास हमेशा रहेगी। ये मत भूलिए स्टूडेंट, एट बायोलॉजी वर्ल्ड हमारे ये भी एम है कि मैं आप सबको बायोलॉजिस्ट बनाना चाहता हूँ। ये रख के मैं आपको मार्क्स दिलवाना नहीं चाहता। नॉलेज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक, इसी के साथ यार आज का पार्ट एंड करते हैं। इंजॉय योर डे, इंजॉय दिस लेक्चर। बहुत मेहनत लगती है, इस पार्ट को भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, तो कंसीडर करिए शेयर करने के लिए। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और बताइए अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो इस पार्ट से तो वो भी आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।